एनवायरमेंटल इश्यूज। पॉल्यूशन क्या है? अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एयर, लैंड, वाटर और सॉइल। जो भी एजेंट्स ऐसे अनडिजायरेबल चेंज लाते हैं उनको पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को कम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया था एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट, एयर, वाटर एंड सॉइल। सबसे पहले एयर पॉल्यूशन कंट्रोल के बारे में क्या है कि स्मोक स्टैक्स जो होते हैं थर्मल पावर प्लांट्स के, ठीक है, स्मेल्टर्स और अदर इंडस्ट्रीज़ के, वो पर्टिकुलेट और गैसियस एयर पोल्यूटेंट्स निकालते हैं जो कि हार्मलेस गैसेस सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह के साथ मिले होते हैं। ठीक है, ये पोल्यूटेंट्स जो होते हैं वो सेपरेट किए जा सकते हैं, फिल्टर आउट किए जा सकते हैं और हार्मलेस गैसेस जो हैं उनको एटमॉस्फेयर में छोड़ सकते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट है स्क्रबर और एक इंस्ट्रूमेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। स्क्रबर क्या करता है ये देखिए, यहाँ पे पर्टिकुलेट मैटर है, यहाँ से वाटर लाइम स्प्रे इसमें यूज़ होता है। ठीक है, क्लीन एयर ऊपर जो हार्मलेस गैसेस हैं वो निकल जाती हैं और ये डर्टी एयर यहाँ से इसमें इधर से निकल जाती है। कह रहा है कि बहुत सारे तरीके हैं यूज़ करने रिमूव करने के लिए पर्टिकुलेट मैटर को, तो जिसमें से यूज़ होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो कि रिमूव कर सकता है 99% ऑफ पर्टिकुलेट मैटर जो कि एग्जॉस्ट में प्रेजेंट होता है थर्मल पावर प्लांट के। उसमें इलेक्ट्रोड वायर्स होते हैं जो कि ऐसे मेंटेन होते हैं 1000 वोल्ट्स पे, सेवरल 1000 वोल्ट्स मतलब ज़्यादा वोल्टेज पे मेंटेन होते हैं, कोरोना प्रोड्यूस करते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करता है। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डस्ट पार्टिकल्स में जाके अटैच हो जाते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रॉन जो डस्ट पार्टिकल उसको नेट नेगेटिव चार्ज मिल जाता है। फिर एक प्लेट होता है जो कि ग्राउंडेड होता है, वो इन चार्ज डस्ट पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर लेता है। क्या है इस फिनोमेना में कि जो वेलोसिटी है एयर की बिटवीन द प्लेट, ठीक है, प्लेट्स के बीच में, वो एकदम इतनी कम होनी चाहिए कि वो जो डस्ट है वो प्लेट पे गिर सके, अट्रैक्ट हो सके आकर के। तो ये रहा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। यहाँ से ड्राई एयर जा रहा है, ये डस्ट पार्टिकल्स है, कोरोना से अटैच होके इसे नेगेटिव चार्ज मिल गया। यहाँ पे प्लेट्स लगी हुई हैं, कलेक्शन प्लेट, और इनके बीच में वेलोसिटी जो एयर की वो इतनी कम होनी चाहिए कि जो ये डस्ट पार्टिकल्स जा रहे हैं वो इस पे जाके अट्रैक्ट हो सकें, फिर क्लीन एयर बाहर निकाल देते हैं। ये जो स्क्रबर है वो गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव कर सकता है। स्क्रबर में क्या होता है कि एग्जॉस्ट होता है जो कि स्प्रे ऑफ वाटर और लाइम, उसमें स्प्रे करते हैं वाटर या फिर लाइम। और रिसेंटली हम लोगों ने ये देखा है कि जो डेंजर्स है पर्टिकुलर मैटर का, बहुत स्मॉल मैटर में जो है, बहुत स्मॉल साइज में जो है वो इन प्रेसिपिटेटर्स या फिर स्क्रबर से रिमूव नहीं हो पाते हैं। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कहा कि पर्टिकुलेट साइज 2.5 माइक्रोमीटर या फिर उससे भी कम, पर्टिकुलेट मैटर 2.5, ये जो है वो ग्रेटेस्ट हार्म करते हैं ह्यूमन हेल्थ को। इन्हें रिमूव करना इतना ईजी नहीं है। ऑटोमोबाइल से बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन होता है मेट्रो सिटीज़ में, तो ये है कि अगर लेड फ्री पेट्रोल यूज़ किया जाए तो वो पोल्यूटेंट्स जो एमिट करते हैं उसे थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं। उनमें कैटेलिटिक कन्वर्टर्स यूज़ किया जाए जिनमें एक्सपेंसिव मेटल्स होते हैं जैसे कि पैलेट, प्लैटिनम, पैलेडियम, रोडियम, वो कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं, वो उसमें फिट होते हैं ऑटोमोबाइल्स में, ताकि जो पॉइजनस गैसेज हैं उनके एमिशन को वो रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे ही जो एग्जॉस्ट है वो कैटेलिटिक कन्वर्टर में से जाता है तो जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो नाइट्रोजन गैस में, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है कैटेलिटिक कन्वर्टर से पास होने के बाद। जो मोटर व्हीकल्स हैं अगर उनमें कैटेलिटिक कन्वर्टर होता है तो उसमें अनलीडेड पेट्रोल यूज़ करना चाहिए जिसमें लीड ना हो, क्योंकि जो लीड होता है, लेड सॉरी, वो पेट्रोल को इनएक्टिवेट, मतलब जो अगर पेट्रोल में लेड होता है, पीबी जो लेड होता है, वो जो कैटलिस्ट है उसको इनएक्टिवेट कर देता है, तो उसकी एक्टिविटी को ये कम कर देता है। इंडिया में एयर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 में आया था, फिर 1987 में इसे अमेंड भी किया गया था। तो यानी सबसे पहले ये एयर प्रिवेंशन कंट्रोल
पोल्यूशन एक्ट 1981 में आया, और यहाँ पे कौन सा था, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया, तो ये बाद में आया है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, फिर 1987 में इसे अमेंड किया गया कि नॉइज़ को भी ये पोल्यूटेंट की तरह इंक्लूड कर ले इसमें, क्योंकि जो नॉइज़ होता है 150 डेसिबल से ऊपर, तो फिर वो हमारे ईयर ड्रम्स को इंजरी कर सकता है, परमानेंट डीफनेस दे सकता है। केस स्टडी दिल्ली की कि कैसे वेहिकुलर एयर पोल्यूशन को कंट्रोल किया, तो दिल्ली को 4th रैंक मिली 41 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ इन द वर्ल्ड में। चौथी रैंक मिली 41 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ इन द वर्ल्ड में। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फटकार लगे लोगों ने, फिर कहा कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को ही यूज़ किया जाए, क्योंकि वो बेटर है डीजल और पेट्रोल से। तो क्या है एक्चुअली, तो जो सीएनजी है वो इफ़िशिएंटली बर्न होता है, ज़्यादा उसमें अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स नहीं रहते हैं, जैसे कि पेट्रोल और डीजल का केस है। ठीक है, और चीपर भी है ये पेट्रोल और डीजल से। मेन प्रॉब्लम क्या है कि सीएनजी में क्यों स्विच नहीं कर पाते, क्योंकि डिफ़िकल्टी है पाइपलाइंस में कि सीएनजी को कैसे डिलीवर करेंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट, पंप, अनइंटरप्टेड सप्लाई जो है, ये सारी चीज़ें इसमें प्रॉब्लम्स हैं। क्या क्या किया गया कि फेजिंग आउट ऑफ ओल्ड व्हीकल्स किया गया, अनलीडेड पेट्रोल को यूज़ कम किया गया, लो सल्फर पेट्रोल और डीजल का यूज़ किया गया जिसमें सल्फर कंटेंट कम हो, कैटालिटिक कन्वर्टर्स यूज़ किया जाए व्हीकल्स में, पॉल्यूशन लेवल नॉर्म्स फॉर व्हीकल्स को अप्लाई किया जाए। ठीक है, गवर्नमेंट ने बहुत सारा न्यू ऑटो फ्यूल पॉलिसी भी लगाया है वगैरह वगैरह। यूरो 3 नॉर्म्स में क्या था कि जो सल्फ़र है वो 350 पार्ट्स पर मिलियन डीजल में हो और पेट्रोल में 150 पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, और मास एमिशन स्टैंडर्ड्स भारत स्टेज 2 जो है वो इक्विवेलेंट है यूरो 2 नॉर्म्स के, अब एप्लीकेबल भी नहीं है ये इंडियन सिटीज़ में। हमने BS5 को स्किप करके डायरेक्ट BS6 पे हम आ चुके हैं 2021 में, याद हो 2022 2021 सेशन में, तो ये पहले हुआ करता था, लेकिन BS भारत स्टेज 5 हमने स्किप किया है, ये याद रखने वाली बात है। और वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 में आया टू सेफगार्ड वाटर रिसोर्सेज। ये 99.9% वाटर है और इम्प्योरिटीज 0.1% है। सस्पेंडेड सॉलिड्स एग्जांपल सैंड, सिल्ट, क्ले है। कोलाइडल मटेरियल फीसल मैटर, एक्सक्रीटा, ह्यूमन एक्सक्रीटा, बैक्टीरिया, क्लोथ एंड पेपर फाइबर्स, डिजॉल्व मटेरियल्स, न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रेट, अमोनिया, फॉस्फेट, सोडियम। ये है कॉम्पोजिशन ऑफ वेस्ट वाटर, क्या क्या इसमें इम्प्योरिटीज़ हैं। ठीक है, सॉलिड जो है रिलेटिवली इजी होते हैं रिमूव करने में। क्या डिफ़िकल्ट होता है रिमूव करने में वाटर से, वो ये है कि डिज़ोल्व सॉल्ट्स जो हैं, डिज़ोल्व्ड सॉल्ट्स, नाइट्रेट, फॉस्फेट और अदर न्यूट्रिएंट, जो टॉक्सिक मेटल, आयन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, इन सबको रिमूव करना बहुत ही ज़्यादा मतलब टफ है। पॉसिबल है कि हम एस्टिमेट कर सके बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर कितना है सीवेज वाटर में बाय मेजरिंग बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है कि किसी भी वाटर बॉडी का उसमें जितने भी एक्वेटिक लाइफ प्रेजेंट है उसको कितने ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ऐसा ही कुछ है। प्लैंक्टोनिक फ्री फ्लोटिंग एल्गी है। ठीक है, यही बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर होते हैं तो न्यूट्रिएंट्स, मतलब न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा अगर वाटर में होता है तो बहुत ज़्यादा ये बढ़ जाते हैं। फ्री फ्लोटिंग एल्गी जो प्लैंक्टोनिक एल्गी होते हैं, एल्गल ब्लूम को कॉज करते हैं और वाटर क्वालिटी और फिश मॉर्टेलिटी को ये डिटेरियोरेट करते हैं। ठीक है, मेन बात है टेरर ऑफ बंगाल क्या है, इकोर्निया क्रैस्पिस, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, इकोर्निया क्रैस्पिस। ये वर्ल्ड्स मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड है, इसको टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। ठीक है, फिर मतलब इन सब चीज़ों से क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, डिसेंट्री, टाइफाइड, जॉन्डिस, कॉलेरा एट्सेट्रा। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, जो टॉक्सिकेंट हैं, ठीक है, वो हर एक ट्रॉफिक लेवल पे जब इंक्रीज हो जाते हैं अमाउंट में तो उसे बायोमैग्निफिकेशन कहा जाता है। क्यों होता है, क्योंकि ये टॉक्सिक
सब्सटेंसेस जो हैं एक्यूमुलेट हो जाते हैं ऑर्गेनिज्म में और मेटाबोलाइज नहीं हो पाते हैं, ना ही एक्सक्रीट होते हैं, तो इनकी अमाउंट बढ़ती जाती है। मेन कौन है? मरकरी और डीडीटी। डीडीटी क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन। ये एज अ पेस्टिसाइड पहले यूज होता था, शायद अब बैन है। ये देखो यहाँ पे वाटर में डीडीटी का कंसंट्रेशन 0.03 पार्ट्स पर बिलियन था और ऊपर ट्रॉफिक लेवल बढ़ते बढ़ते इसे जू प्लैंकटन ने एब्जॉर्ब किया, फिर स्मॉल फिश ने, फिर लार्ज फिश ने, फिर जब फिश ईटिंग बर्ड्स ने इन्हें लिया तो यहाँ पे डीडीटी का कंसंट्रेशन 25 पार्ट्स पर मिलियन था। ठीक है, क्या होता है इससे प्रॉब्लम कि जब हाई कंसंट्रेशन ऑफ डीडीटी जो होता है ना, वो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म जो बर्ड्स है उनको डिस्टर्ब करता है और उनकी एगशेल्स जो होती हैं वो बहुत थिन हो जाती हैं, तो वो प्री मैच्योर स्टेज पे ही ब्रेक करने लगती हैं, फिर जो बर्ड पॉपुलेशन है वो डिक्रीज होती है इसके वजह से। यूट्रोफिकेशन क्या है कि नेचुरल एजिंग ऑफ अ लैक बाय एनरिचमेंट ऑफ इट्स वाटर। उसके वाटर में अगर न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो नेचुरली, तो उसको यूट्रिफिकेशन कहते हैं। कहते हैं यंग लेक जो होता है उसमें वाटर कोल्ड होता है, क्लियर होता है, केवल लिटिल लाइफ मतलब बहुत कम जिंदगी को सपोर्ट करता है, लेकिन जब समय के साथ स्ट्रीम्स उसमें ड्रेन होते हैं, लेक्स उसमें आते हैं, ठीक है, तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, वो उसमें आ जाते हैं, तो ये एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ को इन्हेंस करता है। लेक की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है, प्लांट एनिमल लाइफ इसमें बढ़ जाता है, तो ऑर्गेनिक रिमेन्स जो होते हैं वो डिपॉजिट होते हैं लेक बॉटम में। ठीक है, ये जो फिनोमिना है 1000 ऑफ ईयर्स, मतलब इतना नेचुरल एजिंग अगर है तो ये इतने टाइम लेती है। ठीक है, इस फिनोमिना को कल्चरल और एसेलरेटेड यूट्रोफिकेशन कहते हैं। एक केस स्टडी है इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की, तो यहाँ पे मेन बात की गई है कि अगर मान लो ह्यूमन एक्सक्रीटा है या फिर कोई भी एक्सक्रीटा है, उसको हमको फ्लश आउट नहीं, मतलब वाटर का यूज़ ना करें हम, अगर उसको फ्लश करने के लिए या फिर उसको डिपॉजिट करने के लिए, कंपोस्ट करने के लिए। ठीक है, तो इकोलॉजिकल सैनिटेशन एक सस्टेनेबल सिस्टम है फॉर हैंडलिंग ह्यूमन एक्सक्रीटा यूजिंग ड्राई कंपोस्टिंग टॉयलेट। ठीक है, हाइजीनिक, एफिशिएंट, कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल का। मेन बात नोट करने वाली ये है कि कंपोस्टिंग मेथड जो है वो जो ये ह्यूमन स्क्रीटा है उसको रिसाइकिल कर सकते हैं रिसोर्स में एज अ नेचुरल फर्टिलाइज़र, जो कि केमिकल फर्टिलाइजर्स के नीड को कम करता है। तो ये वर्क कर रहे हैं इको सैंड टॉयलेट्स के नाम पे बहुत सारे एरियाज केरला और श्रीलंका में, तो ये वाली बात नोट करने लायक है। और ई वेस्ट क्या होता है? इररिपेयरेबल कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, उनको इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कहते हैं। बहुत डेवलप्ड कंट्रीज़ का इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है चाइना, इंडिया और पाकिस्तान में भेजते हैं ये लोग। ठीक है, और इसमें यहाँ के लोग में लेबर यूज़ होते हैं उसको रिसाइकिल वगैरह यूजेबल बनाने के लिए, तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक चीज़ों से मतलब क्या कहते हैं कन्फ्रंट होते हैं, तो प्रॉब्लम है ये ई वेस्ट भी इन्वायरमेंट में। ठीक, और क्या पॉइंटर मेरा रह गया? रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस ग्रीन हाउस गैसेस टू ग्लोबल वार्मिंग: 60% कार्बन डाइऑक्साइड, 20% मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स 14% और नाइट्रोजन ऑक्साइड 6%। ये याद रखना है मुझे। बैड ओजोन जो है लोअर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, फॉर्म होता है ट्रोपोस्फेयर में, जो कि प्लांट और एनिमल को डिस्टर्ब करता है। ठीक है, गुड ओजोन जो है वो अपर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर में मिलता है, स्ट्रेटोस्फेयर में, और ये एज अ सील्ड बिहेव करता है, वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन को एब्जॉर्व कर लेता है। जो यूवी रेज हैं वो बहुत ज़्यादा इंजरियस हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, क्योंकि डीएनए और प्रोटीन्स जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का वो एब्जॉर्व करते हैं यूवी रेज को, और उसकी हाई एनर्जी जो है केमिकल बॉन्ड्स को मॉलिक्यूल्स के अंदर तोड़ देती है। जो थिकनेस है ओजोन कॉलम की, ठीक है, एयर में फ्रॉम द ग्राउंड टू टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर, उसको डॉब्सन यूनिट्स में मेजर किया जाता है। ये याद रखने वाली बात है, डॉब्सन यूनिट में। ओजोन गैस जो है कंटिन्यूसली फॉर्म होता है बाय द एक्शन ऑफ यूवी रेज ऑन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, और फिर डिग्रेड होता है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में एटमॉस्फेयर के। ठीक है,
क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं फ्रिज वगैरह से जो एमिट होते हैं, क्लोरीन जो है वो ओजोन को डिग्रेड करता है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो ये एटम्स जो हैं कैटलिस्ट की तरह यूज होते हैं, जो क्लोरीन एटम्स हैं, ठीक है, कंज्यूम नहीं होते हैं रिएक्शन में, लेकिन एनहेंस करते हैं, वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को बहुत ज़्यादा बनाते हैं ओजोन से इंटरेक्ट होके। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं स्ट्रेटोस्फेयर में ऐड हो रहा है और परमानेंट और कॉन्टिन्यूइंग इफेक्ट ला रहे हैं ओजोन लेवल में, ठीक है। इसकी वजह से ओजोन होल हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ एरिया ऑफ थिन ओजोन लेयर, जिसको ओजोन होल कहते हैं। यूवी रेडिएशन जिनकी वेवलेंथ यूवी बी से कम होती है, वो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाती है अर्थ एटमॉस्फेयर में, ठीक है। लेकिन यूवी बी डीएनए को डैमेज करता है, ठीक है, स्किन इरिटेटिंग चीज़ें करता है, ये स्किन सेल्स को इरिटेट करता है, डैमेज करता है, स्किन कैंसर भी कॉज करता है। ह्यूमन आई में जो कॉर्निया है वो यूवी बी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है। हाई डोज ऑफ यूवी बी जो है कॉर्निया के इन्फ्लेमेशन, कॉर्निया में जलन, ठीक है, स्नो ब्लाइंडनेस, कैटरेक्ट का कॉज होता है ये। ओजोन डिप्लेशन के डिलीटेरियस इफेक्ट्स को देखते हुए इंटरनेशनल ट्रीटी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ था कनाडा में 1987 में। 1989 से ये इफेक्टिव हुआ, ठीक है। यहाँ पे ये लोग रोड मैप बनाते हैं किस तरीके से इसे कम कर सकते हैं। बाकी मुझे क्या पढ़ना था, कुछ भी नहीं।